जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का तीसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस चारों ही ऑप्शन में न्यूरॉन के थ्रू जो आवेग का तंत्रिकीय आवेग का चालन होता है वो दर्शाया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आवेग के प्रवाह की सही दिशा को बता रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवेग के प्रवाह के सही दिशा का क्या मतलब हुआ, और हमारे शरीर में क्या आवेग भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है? बिल्कुल मेरे मित्र, जब आप सभी बात करते हो किसकी, नियंत्रण और समन्वय की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो भी उच्च स्तरीय जंतु होते हैं, और उच्च स्तरीय जंतु में हम सीधा सीधा एग्जाम्पल मानव से ले रहे हैं, मनुष्य से ले रहे हैं। तो मेरे मित्र जितने भी मनुष्य होते हैं उन सभी के पास क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी दिमाग होता है। मेरे मित्र सिर्फ दिमाग ही नहीं होता है, किसी भी मनुष्य के जीवन काल में जो कुछ भी निर्णय होगा, वो जो कुछ भी फील करेगा, इसके लिए उसके पूरे बॉडी में सर 2 टाइप के सर क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं, या आप कह सकते हो नियंत्रण और समन्वय तंत्र होते हैं। जिसमें एक पहला आपका क्या होता है सर, तंत्रिकीय तंत्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। और दूसरा मेरे मित्र क्या होता है, तो सर रासायनिक तंत्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर किसी केमिकल के थ्रू, किसी रसायन के थ्रू सर नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया का संपन्न होना। आप कहेंगे रसायन से क्या मतलब है? मेरे मित्र हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें हार्मोन का क्या होता है, अहम रोल होता है, और हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। तो अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया हो रही है सर, वो किसी हार्मोन की वजह से हो रही है, तो उसको हम लोग रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। और अगर तंत्रिका तंत्र के थ्रू हो रही है तो उसको हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। तो अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी रसायन तो अलग चीज हो जाएगी, यहां पे सवाल तंत्रिका तंत्र से पूछा जा रहा है। बिल्कुल मेरे मित्र, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे यही है कि सर ये बताओ कि जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, उसमें मेन ऑर्गन के रूप में कौन कौन है, या ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? तो आप सभी शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे सर, जो तंत्रिका तंत्र है वो कौन सा ऑर्गन मिलकर के निर्माण करता है? आप सभी याद रखेंगे BNS। अब B4 आप सभी ध्यान में रखना, ब्रेन। B4 क्या होगा? ब्रेन। N4 क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, न्यूरॉन। और S4 क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे, स्पाइनल कोड। क्या होगा? स्पाइनल कोड। मेरे मित्र आपके बॉडी में जो ब्रेन है, न्यूरॉन है, स्पाइनल कोड है, ये तीनों आपस में संयोजित होकर के क्या करते हैं सर, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका निर्माण करता है। इसको हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इन तीनों ही अंग में जो आपका न्यूरॉन है इसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की सर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो न्यूरॉन है ये तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? आप सभी कहेंगे न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब मेरे मित्र ध्यान में आप ये रखिएगा कि ये जो न्यूरॉन है ये तंत्रिका तंत्र के निर्माण में भी मदद करता है, और साथ में तंत्रिका तंत्र का जो काम होगा उसको भी सुचारू रूप से करने में मदद करता है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर बाकी के जो दोनों ऑर्गन है वो क्या करता है? तो मेरे मित्र न्यूरॉन के साथ सामंजस्य बैठाता है, और आपके द्वारा जो है क्या होता है, तो सर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई फैसला करा जाता है, उसमें सर ब्रेन का भी क्या होता है, अहम रोल होता है। और मेरे मित्र ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, ब्रेन को हम लोग
केंद्रीय नियंत्रक केंद्र कहते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग केंद्रीय नियंत्रक केंद्र कहलाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ब्रेन। कौन कहलाता है? ब्रेन। सवाल यह है कि सर न्यूरॉन के द्वारा तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है उसको कैसे संपन्न किया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग न्यूरॉन की संरचना की बात करेंगे तो न्यूरॉन की संरचना आपको कुछ इसी तरीके का दिखेगा। अब आपको यहां पे न्यूरॉन के जो अलग अलग पार्ट हैं उसको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जो आप ये वाली संरचना देख रहे हैं, इस पूरे संरचना जो आपको ब्लू मैंने किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग सेल बॉडी या फिर साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी या फिर साइटोन बोलते हैं। अब मेरे मित्र इस सेल बॉडी या साइटोन से इस तरह की जो आपको छोटा छोटा शाखा निकलता हुआ दिख रहा है, इस तरह की जो छोटा छोटा शाखा आपको ब्रांचेस निकलता हुआ दिख रहा है, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो हरा वाला ब्रांच है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट बहुत जरूरी है, वरना आंसर हम टिक करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेकिन कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो जो बचा हुआ समय है इसमें आप जितना अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे मेरे मित्र आपके एग्जाम के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये गोल वाली संरचना जो स्टार शेप में है वो क्या होगी? साइटोन होगी। इसी को हम लोग सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, इसी को तारक काय भी कहते हैं। और इससे जो छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई रहती है इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे आपको इस साइटोन में जो ये गोल सी संरचना दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी याद रखेंगे, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसी सेल बॉडी यानी कि साइटोन से आप देख रहे होंगे कि एक लंबी सी संरचना निकली हुई है इस तरह की। क्या इस तरह की संरचना आपको दिखाई पड़ रही है? जो मैं आपको यहां पे रेड ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह की संरचना आपको हर एक न्यूरॉन में दिखाई पड़ रहा होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। और मेरे मित्र ये वाला जो पोर्शन आप सभी देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर न्यूरॉन का लास्ट पोर्शन कहते हैं, या आप कह सकते हो कि सर ये एक्सोन का अंतिम सिरा है, या आप कह सकते हो एक्सोन का सिरा है। एक्सोन यहां पे क्या होता है? अंत हो जाता है। और ये यहां पे एक्सोन बट करके कई शाखा का निर्माण कर लेता है। अब सवाल है यहां पे कि गुरुजी ये एक्सोन है तो ये जो गोलाकार संरचना है ये क्या है? इसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। जो क्या करता है? तो सर जो यहां पे आपको लंबी सी संरचना दिख रही है इसके बीच में से सर उसकी रक्षा करता है, यानी कि आप कह सकते हो उसको प्रोटेक्ट करता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन की फंक्शन क्या होती है? मेरे मित्र न्यूरॉन का फंक्शन सीधा सा है, ये आपके बॉडी के विभिन्न संवेदी अंग किसको बोलते हैं? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी आंख हो गया, हमारा नाक है, जीभ है, सर त्वचा है, ये क्या कहलाते हैं? सर संवेदी अंग कहलाते हैं। तो जो न्यूरॉन होता है उसके जो डेंड्राइट्स हैं मेरे मित्र, जो आप न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को देख रहे हैं यहां पे, ये डेंड्राइट्स क्या करता है? संवेदी अंग से जो सूचना होती है सर उसको कलेक्ट करता है और कहां ले आता है? सर इस सेल बॉडी में ले आता है। और इस सेल बॉडी में क्या होता है? तो मेरे मित्र जो सूचना उन्होंने कलेक्ट करा है वो विद्युत आवेग में बदलता है। और जब ये विद्युत आवेग में बदल जाता है और इसका चालन एक्सोन के सहारे होता है तो मेरे मित्र उसको हम लोग तंत्रिकीय आवेग कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर डेंड्राइट्स जो है वो संवेदना को क्या करता है? साइटोन की ओर लाता है। और साइटोन से संवेदना दूर किसके थ्रू जाता है? एक्सोन के थ्रू जाता है। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये संवेदना एक्सोन के थ्रू कहां जाता है? मेरे मित्र दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उसको ये संवेदना देती है और फिर वो उसके अनुसार वो क्या करता है? काम करता है अगला न्यूरॉन। और आप सभी को मालूम है कि जब एक न्यूरॉन का एक्सोन का अंतिम सिरा और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो आपस में जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका काम बस यही है? बिल्कुल मेरे मित्र, इसका काम ही आवेग का चालन करना, इंपल्स का चालन करना। आपसे यह पूछा जा रहा है कि आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी होगी? मैंने क्या बताया कि डेंड्राइट्स जो है वो क्या करेगा? आप कहेंगे सर संवेदी अंग से आवेग को
साइटोन में लाएगा, विद्युत आवेग आपका साइटोन में चेंज होगा और फिर वो तंत्रिकीय आवेग के रूप में एक्सोन के थ्रू जाएगा। मेरे मित्र अगर आप यहां पे पहले ऑप्शन पे गौर फरमाएंगे तो यहां पे क्या दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ये हमारा न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन से जो आवेग है उसका चालन कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है, जबकि आवेग का चालन आप क्या देख रहे हैं गुरुजी ऐसे होगा। तो मेरे मित्र पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ये न्यूरॉन का एक्सोन है और आवेग का चालन कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक्सोन जो है वो संवेदी अंग से आवेग को ग्रहण कर रही है, जबकि मेरे मित्र ये पहले ही गलत है क्योंकि एक्सोन कभी भी सर संवेदी अंग से आवेग को ग्रहण नहीं करती है, ये साइटोन से आवेग को क्या करती है, दूर ले जाती है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में आते हैं मेरे मित्र, सी में आप देख पा रहे हैं कि यह आपका पहला न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन। अब आप क्या पा रहे हैं कि सर ये जो डेंड्राइट्स है ये संवेदी अंग से संवेदना ग्रहण करेगा, यहां पे सर क्या होगा, आप कहेंगे विद्युत आवेग में चेंज होगा, वो एक्सोन के थ्रू चालन होगा तो तंत्रिकीय आवेग कहलाएगा। तंत्रिकीय आवेग एक्सोन के सहारे एक्सोन के अंतिम सिरा पे आएगा जहां पे सर ये कई शाखा में बट गया है। अब ये शाखा क्या करेगा, जो तंत्रिकीय आवेग है उसको ट्रांसफर कर देगा किसको, तो सर इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को, और इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी सिनेप्स कहते हैं। इसी जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि जो तंत्रिकीय आवेग होगा वो इस डेंड्राइट्स के थ्रू ग्रहण किया जाएगा और फिर मेरे मित्र ये साइटोन जो है वो क्या करेगा, उसको एक्सोन के थ्रू अन्य न्यूरॉन को भेजेगा। तो जो आपका आवेग का सही प्रवाह है वो सर ऑप्शन नंबर सी के द्वारा बताया जा रहा है, जबकि आप डी में आएंगे तो क्या देखेंगे कि सर डेंड्राइट्स के द्वारा तो कलेक्ट किया जा रहा है और यहां पे दोनों ही न्यूरॉन के एक्सोन को ही यहां पे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो कि गलत है। तो भाई मेरे आप ये बता दो कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से अब आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से संबंधित अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये जो न्यूरॉन का सेल बॉडी है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, आप कहेंगे सर स्टार शेप में देख रहे हैं, तारा जैसा दिख रहा है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि न्यूरॉन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, आप कहेंगे स्टार शेप्ड यानी कि ताराकार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है मैथुन प्रक्रिया में, शुक्राणु बनने में, युग्मकों के आसानी से हस्तांतरण में, उपरोक्त सभी में। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे वृषण और वृषण कोश की बात की जा रही है और हम सबों को मालूम है कि जो टेस्टिस है यहां क्या होता है, आप कहेंगे शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी शुक्राणु का निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में टेस्टिस की संख्या कितनी है, तो सर 2 यानी कि 1 जोड़ा होता है। और ये जो टेस्टिस है ये कहां रहता है, आप सभी कहते हैं सर वृषण कोश में रहता है। कहां, वृषण कोश में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्क्रोटम कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो वृषण कोश है ये क्या होता है सर, बॉडी से बाहर होता है। इसलिए होता है क्योंकि सर शुक्राणु के निर्माण में जो तापमान चाहिए वो बॉडी से कम चाहिए, इसीलिए जो टेस्टिस है वो वृषण कोश के माध्यम से बॉडी के बाहर लटका हुआ रहता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इसमें सहायता मिलती है मैथुन प्रक्रिया में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। शुक्राणु बनने में सर, बिल्कुल शुक्राणु बनने में मदद मिलती है। क्यों, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण बॉडी के टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है। बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए सर, शुक्राणु के निर्माण के लिए। और चूंकि शुक्राणु का निर्माण बॉडी से कम टेम्परेचर पे होता है, इसीलिए सर ये जो शुक्राणु का निर्माण होगा वो टेस्टिस में, तो टेस्टिस क्या होता है सर, बॉडी के बाहर वृषण कोश में होता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो टेस्टिस है जो शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, इस शुक्राणु को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे सर, इसको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं। और मेरे मित्र याद रखिएगा ये शुक्राणु कहां मिलेगा, बीर में मिलेगा। और बीर में जो एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है वो गंध, उस गंध के लिए कौन सा ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सर प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पृष्ठ ग्रंथि होती है वो क्या करता है, तो सर बीर के स्पेशल या आप कह सकते हो विशिष्ट गंध के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है युग्मकों के आसानी से हस्तांतरण। तो ध्यान में रखिएगा कि युग्मक की बात की जा रही है। युग्मक हम लोग किसको कहते हैं, यानी कि गैमेट्स हम लोग किसको कहते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे सर स्पर्म और ओवम को हम लोग गैमेट्स कहते हैं। और मेरे मित्र स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स। स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स। और ओवम को क्या कहते हैं हम लोग, फीमेल गैमेट्स कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा।
अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। अच्छा, वोल्टता का परिभाषा कितने लोग जानते हैं? आप सभी कहेंगे सर हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो वोल्टता की बात की जा रही है, ये जो वोल्टता की बात की जा रही है, एक्चुअली में इसका पता अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा लगाया गया था। और आप सभी कहेंगे गुरुजी तब तो हम लोग विभव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं भाई मेरे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत विभव का होना बहुत ही जरूरी है। सर ये होता क्या है? तो मेरे मित्र थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि यहां पे आपका कोई एक चार्ज है जो Q प्लस चार्ज है वो रखा हुआ है, और मान लीजिए कि ये बिंदु आपका सर पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर कोई Q प्लस चार्ज है। अब सर ये चार्ज है तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र इस चार्ज से कुछ दूरी पर या मान लो कि अनंत पर कोई अन्य चार्ज है जो कि सर Q प्लस ही है और ये रखा हुआ है। अब इस Q प्लस चार्ज को अगर हम सर इस B पॉइंट से A तक लाना चाह रहे हैं, इस B पॉइंट को आप अनंत मान लो, इस B पॉइंट को क्या मान लो? अनंत मान लो, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सर इस एकांक आवेश को जो कि हमारा प्लस चार्ज है, इसको अनंत से इस सर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे तो सर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि किसी एकांक धनावेश या ऋण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि जो आपका विभव है वो क्या होता है? तो हमने आपको बताया कि अनंत से प्रति एकांक आवेश को सर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य होता है। तो मेरे मित्र V इक्वल टू क्या होता है आपका? आप सभी ध्यान में रखेंगे W बटा Q होता है। यानी कि मेरे मित्र जो आपका विभव होता है वो कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। अब यहां पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो सर ये वोल्टता क्या है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विभव का अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? सर वोल्ट लिखते हैं, जो कि अलेसांद्रो वोल्टा ने खोजा था। और इसी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वोल्टता पढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सर जो वोल्टता है वो किया गया कार्य बटा आवेश है। लेकिन हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, दूसरा ऑप्शन है किया गया कार्य आवेश, तीसरा है किया गया कार्य गुना समय बटा विद्युत धारा, और चौथा है किया गया कार्य बटा आवेश बटा सम आवेश इंटू समय। मेरे मित्र क्या होगा इसका आंसर? क्या कहोगे कि गुरुजी किया गया कार्य तो हर जगह रहेगा, और ये जो आवेश है तो इस आवेश को हम लोग IT के फॉर्म में भी लिखते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है? IT भी होता है। तो क्या हम विभव इक्वल टू ये ना कह सकते हैं कि गुरुजी कार्य बटा क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे विद्युत धारा, कार्य बटा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुना समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुना समय क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे विभव, जिसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सर वोल्टता को निरूपित कौन कर रहा है? किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? मेरे मित्र यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बताना है, जबकि कहा जा रहा है कि लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। मतलब ये मेरे मित्र कोई चालक तार है जिसकी लंबाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? L, और साथ ही क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A, और कहा जा रहा है कि इसकी जो प्रतिरोध है वो क्या है? तो सर R इक्वल टू रो L बटा A। अब फिर कहा जा रहा है कि समान पदार्थ के, मतलब ये जो तार बना है जिस पदार्थ से, उसी पदार्थ का कोई अनचालक तार है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सर जिसकी जो लंबाई है L है, कैपिटल L मान लेते हैं इसको, वो क्या है? तो सर जो पहले वाला है उसकी लंबाई का 2 गुना यानी कि 2L, और मेरे मित्र जो प्रतिरोध है वो क्या है? R। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश इक्वल टू व्हाट? प्रतिरोध क्या है सर? R ही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश जो होगा वो क्या होगा?
ए डैश इसलिए हमने बोला क्योंकि ये हमें निकालना है, हमें मालूम तो है नहीं। आप क्या कहेंगे, बहुत ही सरल सा सवाल है सर। गुरुजी जब यहां पे R इक्वल टू रो L बटाए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी नया प्रतिरोध जो होगा उसके लिए भी रो हमारा समान होगा, क्योंकि समान पदार्थ कहा जा रहा है तो प्रतिरोधकता तो ऐसे भी समान होगी। अब मेरे मित्र जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, रो L बटाए, लेकिन यहां पे L के जगह हमें क्या लेना होगा, आप कहेंगे सर 2L लेना होगा। L के जगह क्या लेना होगा, 2L लेना होगा। साथ में मेरे मित्र जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको निकालना है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये A डैश हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि R इक्वल टू आपका ये सर रो L बटा A है, तो यहां पे हम ये जो आपका 2 है इसको बाहर कर लेते हैं और ये हमारा क्या है, रो और फिर सर L बटा ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर A डैश हो जाएगा, L बटा A डैश हो जाएगा। अब मेरे मित्र एक चीज ध्यान देना कि जब अगर ये आपका लंबाई दोगुना हो जा रहा है और साथ में क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बताना है, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि सर दोनों का प्रतिरोध समान है, तो हम कहेंगे प्रतिरोध पहले बराबर करना होगा। बिल्कुल यही चीज हमें यहां करना होगा। और ध्यान दीजिए कि यहां से अगर इसका आप प्रतिरोध निकालेंगे, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी रो इक्वल टू आर ए बटा एल हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बटा एल। किसके लिए, तो सर जो पहले प्रतिरोध था आर उसके लिए। अब अगर हम इसके लिए रो निकालेंगे तो कहिएगा फॉर्मूला तो वही लगाएंगे सर जी, क्या, तो सर रो इक्वल टू आर ए, तो प्रतिरोध हमारा आर ही होगा, ए डैश हमको निकालना है और लंबाई क्या है सर जी 2L। अच्छा ये दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि एक ही पदार्थ से बना हुआ है, सिर्फ उसकी लंबाई अलग अलग हुई है। तो आप कहेंगे ये प्रतिरोधकता और ये प्रतिरोधकता दोनों बराबर होगी। मतलब अगर ये रो है तो ये हमारा रो डैश मान लेते हैं इसको, चला, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर रो इक्वल टू रो डैश होगी, और हम यहां पे रो कितना डाले हैं सर, आर ए बटा एल, और रो डैश कितना है, आर ए डैश बटा कितना सर 2L। मेरे मित्र ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। ये L और L भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। A डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2A लिख सकते हैं। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधे सीधे प्रतिरोध तो बता दिया गया था और हमको मालूम है कि अगर समान चालकता है तो दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी। तो भाई जो क्वेश्चन में डाटा दिया था उसके अनुसार हमने दोनों के प्रतिरोधकता को क्या कर दिया, आप कहेंगे बराबर, और हमें आंसर मिल गया कि सर जो A डैश है वो हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो पहला चालकता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का दोगुना, तो सही आंसर 2A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि घरेलू साधात्रियों को लघुपतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। भ्रू संपर्कन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं, फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजर का उपयोग, विद्युत मीटरों का उपयोग। क्या कहिएगा कि गुरुजी अति भारण मतलब हुआ ओवरलोडिंग। अगर किसी परिपथ से सर जितना उसका मानक है उससे ज्यादा अगर धारा खींच रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, सर ओवरलोड हो गया। और इस स्थिति में क्या हो सकता है, तो सर हमारा जो पूरा का पूरा परिपथ है वो फेल हो सकता है, सर्किट हमारा खराब हो सकता है। अब जो दूसरा है आपका लघुपतन, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो मेरे मित्र किसी कारणवश से जब लाइव वायर और जो आपका न्यूट्रल वायर होता है वो आपस में संपर्क करता है तो आपके परिपथ में बहुत तेज धारा बहना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघुपतन कहते हैं। दोनों ही केस में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग के केस में मेरे मित्र क्या होगा, अगर परिपथ हमारा कनेक्ट रहेगा तो पूरा का पूरा परिपथ में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होंगे सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। अब इसी बर्बादी से बचने के लिए सुरक्षा मानक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो फ्यूज होते हैं वो एक प्रकार का आप कह सकते हो एक छोटा सा चालक तार होता है जिसकी प्रतिरोधकता तो उच्च होती है लेकिन गलनांक क्या होता है, सर निम्न होता है। और मेरे मित्र ये जो फ्यूज है वो किस पे काम करता है, आप कहेंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेबलाइजर की बात की जा रही है
और आप सभी ने पुराने जमाने में स्टेबलाइजर का उपयोग किया होगा, अभी भी स्टेबलाइजर का बहुत जगह उपयोग होता है। किस लिए होता है? तो मेरे मित्र वोल्टेज को मॉडरेट करने के लिए। अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर? स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत मीटर तो आप सभी कहेंगे जो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्ट होगा, खर्च होगा, उसके माप के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? विद्युत मोटर का इस्तेमाल करते, सॉरी विद्युत मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? मतलब समझे क्या? यहां पे पूछा जा रहा है कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो आप सबों को मालूम है, क्या मालूम है कि सर 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O सर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेता है सर? C6H12O6 बना लेता है, फिर 6O2 ऑक्सीजन निकलता है और 6H2O आपका सर वाटर का निकलता है। मेरे भाई ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ही क्या होता है या क्रिया में ही क्या होता है? तो सर जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यानी कि सौर ऊर्जा की उपस्थिति में किस में बदल जाता है सर? कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जनरली ये काम सभी हरे पौधा के द्वारा किया जाता है, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपघटक मेरे मित्र इसको हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं। और ये वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं? तो सर जो मृत जीव जंतु या पेड़ पौधा होता है उसको डिकम्पोज यानी कि अपघटित करने का काम करते हैं। शाकाहारी उसको बोलते हैं जो साग सब्जी खाता है, और मांसाहारी उसको बोलते हैं जो खाली क्या खाता है? आप कहेंगे सर फ्लैश खाता है यानी कि मीट खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि गैप संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। गैप का फुल फॉर्म क्या होगा ये चीज आपको बताना है। राइट द फुल फॉर्म एक्रोनिम गैप। प्रदूषण नियंत्रण की सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा सकल स्वांगीकरण, ग्रॉस एसिमिलेशन बाय फोटोसिंथेसिस, गंगा एक्शन प्लान, प्राणी संरक्षण की सरकारी एजेंसी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो गैप है इसका फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। और मेरे मित्र आप सभी ने इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा। ये जो गंगा एक्शन प्लान है एक्चुअली किसके लिए है? तो सर गंगा नदी को स्वच्छ और साफ रखने के लिए है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप सभी क्या ठोकेंगे? ऑप्शन नंबर सी ठोकेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए पदार्थ की लंबाई, यहां पे किसी दे दिया है, गलत है, दिए गए किसी पदार्थ की होगा इस तरह से। तो दिए गए किसी पदार्थ की लंबाई एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है। और इसी पदार्थ के एल लंबाई के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2। अच्छा मेरे मित्र ये यहां पे एल जो दिया गया है इस एल का कोई मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा सर टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक किया गया है तो इसको जरा सा पढ़िएगा। कह रहा है कि दिए गए किसी पदार्थ की लंबाई एल तथा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो सर प्रतिरोध 4 ओम है। अब कह रहा है कि इसी पदार्थ से कोई अन्य तार निर्मित होगा सर, उसका प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2a है। क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड थिकनेस A मेड ऑफ गिवन मटेरियल इज 4 ओम। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ लेंथ L/2 एंड थिकनेस 2s? क्या कहोगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में यह कहा जा रहा है कि जब चालक तार की लंबाई L है, जब लंबाई क्या है L है, और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है आपका A है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है A है, तो प्रतिरोध R कितना है 4 ओम है। R कितना है 4 ओम। तो क्या मेरे भाई आप ये नहीं कह सकते हो कि सर वी कैन ऑल्सो राइट R इक्वल टू रो L बाई A इक्वल टू 4 ओम? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। Now the point is that सर हमसे आगे पूछा जा रहा है कि what will be the resistance of another wire of the same material, same material से बना हुआ जो अनदर तार होगा जिसकी लंबाई आधी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोगुनी है, उसका प्रतिरोध क्या होगा?
क्या कहेंगे आप सभी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग क्वेश्चन के सेकंड स्टेज में आएंगे, क्वेश्चन के सेकंड स्टेप में आएंगे तो हम सभी कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा नया प्रतिरोध है वो क्या है? तो R इक्वल टू सर, R इक्वल टू हमारा रो और लंबाई की जगह क्या होगा? तो आप कहेंगे सर L बटा 2, लंबाई की जगह L बटा 2, क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे? 2a लिखेंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेकंड स्टेप में जो प्रतिरोध होगी वो क्या होगी? क्या कहिएगा कि गुरुजी ये रो है, L बटा 2 है, तो ये L बटा 2 को आप नीचे ले आओ तो 2 इंटू 2a हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो R इक्वल टू रो L बटा क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और मेरे मित्र क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं, क्या हम इसको ये नहीं कर सकते इस तरह से कि सर इसको 1 बटा 4 इंटू रो L बटा a लिख दे? आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला ये जो आप यहां पे रो L बटा a लिखे हो इसका वैल्यू यहां पे कितना है? आप कहेंगे सर 4 ओम। क्यों? क्योंकि सर पहले ही कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर तार की लंबाई L और क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो इसका प्रतिरोध 4 ओम है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस रो L बटा A के जगह हम 4 ओम रख सकते हैं। बिल्कुल, 1 बटा 4 इंटू 4 ये कट के हो जाएगा 1। और मेरे मित्र सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड थिकनेस A मेड ऑफ अ गिवन मटेरियल इज 4 ohm, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ लेंथ L by 2 एंड थिकनेस 2a? आप सभी कहेंगे सर 1 ohm। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर डिक्शनरी पढ़ना होगा तो सबसे पहले तो हमें किसी लेंस की जरूरत नहीं होगी। कब? जब हमारा आंख ठीक होगा। लेकिन आंख गड़बड़ है तो हमें क्या करना होगा? लेंस की आवश्यकता होगी। और हम सभी को मालूम है कि अगर डिक्शनरी पढ़ेंगे तो हम लेंस या चश्मा इसलिए लगाएंगे ताकि डिक्शनरी में जो अंकित शब्द है वो हमें बड़ा दिखे। और मेरे मित्र किसी भी लेंस के द्वारा किसी भी चीज को बड़ा दिखाने की जो कैपेसिटी होगी वही उसकी क्षमता कहलाएगी। और आप सबों को मालूम है कि सर किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ कि सर अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता कमेगी और फोकस दूरी कमेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। और आप सबों को मालूम है कि सर उत्तल लेंस के द्वारा क्या किया जाएगा? आप कहेंगे सर जो शब्द होंगे उसको बड़ा दिखाया जाएगा। तो इसमें कोई भी आपका ऐसा ऑप्शन जिसमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो वो क्या होगा? सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सर जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो पहला ऑप्शन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, आप कहेंगे न होगा क्योंकि 50 सेंटीमीटर तो सर ज्यादा फोकस दूरी हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? तो सर ऑप्शन में जो 5 सेंटीमीटर दिया गया है उसकी अपेक्षा। तो हम लोग सर इसको तो डिसाइड नहीं करेंगे। अब दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ये तो होगा नहीं। तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। मेरे मित्र बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाएगा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाएगा मतलब उसका मैग्नीफाइंग कैपेसिटी सर ज्यादा होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? तो सर फोकस दूरी इसका कम है और फोकस दूरी जो है वो क्या होता है? सॉरी लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है? आप कहेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मेरे भाई हंसते हंसते आप कहेंगे सर सीखते रहेंगे और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे सर 5 और 50 में अंतर है। आपने अभी बताया है कि फोकस दूरी कम तो क्षमता ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा तो क्षमता कम। 50 सेंटीमीटर वाला जो फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे अंकित शब्द को छोटा दिखाएगा। किसकी अपेक्षा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की अपेक्षा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही स्मूदी सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? मेरे मित्र हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आपके क्वेश्चन में किसी भी कार का किसी भी व्यक्ति का वेग बदलता परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़े और आपसे पूछा जाए कि किया गया कार्य क्या होगा, तो इस स्थिति में आप सभी ये याद रखेंगे कि गुरुजी जब वेग परिवर्तित हो रहा हो यानी कि वेग चेंज हो रहा हो, वेग क्या हो? वेग चेंज हो रहा हो, वेग चेंज हो रहा हो तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि चला किया गया कार्य किसके बराबर होगा? किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा।
मेरे मित्र आप सभी यहां पे इसी चीज को क्या कह सकते हो, आप सभी इसी चीज को के एफ या आप कह सकते हो के ई एफ माइनस के ई आई। के ई एफ मतलब काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि सरकार का द्रव्यमान 1500 केजी है और उसके वेग को 30 किलोमीटर, यानी कि यू हमारा क्या है, आप कहेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, वी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछा जा रहा है किया गया कार्य, तो क्या कहिएगा कि सर हमारे क्वेश्चन में m दिया गया है कितना, 1500 केजी। अब v कितना, सॉरी u कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। v कितना दिया गया है, आप सभी कहेंगे सर 60 किलोमीटर पर आवर। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको पहले हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। और आप सभी ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा कार्य है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वर्क डन जो होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा हाफ एम सर भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और मेरे मित्र इस वेग को आप पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करके जब आप फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। और इतना हिंट देने के बाद इसका सही आंसर क्या होगा ये आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मेरे मित्र आज के इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन भी यही था। आप कहेंगे कि गुरुजी 2 दिन से आप 10 क्वेश्चन ही करा रहे हो, तो टाइपिस्ट के साथ थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उन्होंने बोला था कि सर संडे तक आप किसी तरीके से चला लीजिए काम, मंडे से हम आपको पूरा का पूरा जो 20 क्वेश्चन का सेट होता है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि समाज में रह रहे हो तो सभी चीज को देखना पड़ता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगले सेट से जो हम लोग जो भी सेट करेंगे उसमें आपके टोटल 20 सवाल होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।